नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। जिला गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ, बल्लू राय, राजकुमार चौहान, धर्मदेव चौहान, ये तमाम सारे नाम मैं एक साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि गोरखपुर में एक ऐसी घटना घट गई है जो जितनी आपराधिक है उससे कहीं ज़्यादा वो राजनीतिक होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ का नाम इसलिए क्योंकि बल्लू राय उनके ओएसटी हैं, और बल्लू राय का नाम इसलिए क्योंकि बल्लू राय पर बहुत सी सनसनीखेज आरोप है। उन पे आरोप ये है कि जो राजकुमार चौहान की हत्या का मुख्य अभियुक्त जिसे बता रहा है परिवार, राजकुमार चौहान का परिवार जिसे मुख्य किरदार बता रहा है, मास्टरमाइंड बता रहा है, एफआईआर में उसका नाम है। इसके बाद भी गोरखपुर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की है, और परिवार ये कह रहा है राजकुमार चौहान का कि इसके पीछे बल्लू राय का हाथ है। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताएंगे कि ये कहानी क्या है, बल्लू राय का नाम कैसे जुड़ा है, और बल्लू राय के नाम का मतलब क्या है गोरखपुर के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए। ये पूरी कहानी आपको हम बताएंगे। कहानी शुरू होती है 17 मार्च से। 17 मार्च को राजकुमार चौहान, जो कि चौहान समाज के एक बड़े नेता होते हैं, वो मॉर्निंग वॉक पर निकले होते हैं और गोरखपुर में दिन दहाड़े, क्या कहें, सुबह सवेरे कहें इसको, मंदिर के नज़दीक, गोरखपुर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर के नज़दीक सीएम सिटी में चाकुओं से गोद करके डंके की चोट पर हत्या कर दी जाती है राजकुमार चौहान की। और जब ये हत्या होती है उसके बाद गोरखपुर सुलग उठता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन होता है, धरना होता है, मांग उठती है इंसाफ की। तो आनन फानन में तमाम बड़े नेता मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस भरोसा दिलाती है कि आप दीजिए तहरीर, जिसका नाम आप देंगी हम एक्शन लेंगे। आशय यही होता है पुलिस का कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे, इंसाफ हम देंगे आपको। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। परिवार वाले एफआईआर कराते हैं और एफआईआर में वो 8 नाम लिखते हैं और इसमें चौथे नंबर पर एक नाम होता है धर्मदेव चौहान का। मैं एफआईआर दिखा रहा हूँ, चौथे नंबर पे है धर्मदेव चौहान। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परिवार ये कहता है कि धर्मदेव चौहान ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। इसी धर्मदेव चौहान ने कॉन्स्पिरेसी रची है और राजकुमार चौहान की हत्या की गई है। हर हत्या में एक मोटिव होता है, क्यों हत्या की गई है। परिवार ये कहता है कि हत्या इसलिए की गई चूँकि धर्मदेव चौहान की राजकुमार चौहान के साथ में राजनीतिक अदावत थी और वो राजकुमार चौहान को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे थे, इसलिए इस तरह से नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करनी शुरू करती है। 2 आरोपियों को सेम डे आलाए कत्ल के साथ पुलिस गिरफ्तार करने का दावा करती है, मगर इसके बाद भी परिवार, राजकुमार चौहान का परिवार संतुष्ट नहीं होता है। हमने इंटरव्यू किया टॉप सीक्रेट पे, आपको दिखा रहा हूँ उसका थंब, इंटरव्यू का पहला पन्ना। ये इंटरव्यू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इंटरव्यू में राजकुमार चौहान की पत्नी और उनकी बेटी, पत्नी सुशीला चौहान और बेटी सोनम चौहान, वो सामने आते हैं और उनका परिवार हमसे टॉप सीक्रेट से डंके की चोट पर ये कहता है कि जो मेन आरोपी है जिसका नाम है धर्मदेव चौहान, उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बल्लू राय का हाथ है। बल्लू राय बचा रहे हैं उसको। बल्लू राय कौन? 26 सालों से योगी आदित्यनाथ के साथ हैं बल्लू राय। योगी आदित्यनाथ के ओएसटी हैं बल्लू राय। बल्लू राय के बारे में कहा जाता है कि वो योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द का जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें कुछ लोग कहते हैं ही इज़ द मोस्ट पावरफुल, वो सबसे अधिक ताकतवर हैं। कुछ ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास जो एक्सेस है, मतलब आपको अगर कोई बात कहनी है योगी आदित्यनाथ से, तो वे चंद लोग जो सबसे पहले पहुंच सकते हैं योगी आदित्यनाथ के पास कोई भी इशू लेकर के, उनमें से एक है बल्लू राय। और ये क्यों है? ये रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता 3 पीढ़ियों का है। मैं आपको इस रिश्ते के बारे में बताता हूँ कि 3 पीढ़ियों का रिश्ता कैसा है। दरअसल बल्लू राय का जो पूरा परिवार है वो जुड़ा रहा है मठ से जुड़ा हुआ है, गोरखनाथ मठ से। अब ये परिवार 3 पीढ़ी से कैसे जुड़ा हुआ है? बल्लू राय और का नाम उमेश सिंह है, उमेश सिंह और बल्लू राय पिपराइच के रहने वाले हैं। पिपराइच में सिरसिया गांव पड़ता है। इनके दादा राम नारायण सिंह महंत दिग्विजय नाथ के ज़माने में सेवादार थे इस मठ में। उसके बाद इनके पिता विजय राय महंत अवैधनाथ, यानी कि योगी आदित्यनाथ के जो गुरु हैं और रिश्ते में उनके चाचा लगते थे, उनके सेवादार थे। इनके चाचा अयोध्या राय भी जुड़े रहे हैं और बल्लू राय 26 सालों से योगी आदित्यनाथ के साथ साई की तरह पाए जाते हैं। ये बल्लू राय का प्रोफाइल है। अब इसमें ये कहानी कैसे ऐड हो रही है, क्यों राजकुमार चौहान की हत्या की कहानी में बल्लू राय का नाम आ रहा है? 2 बड़ी और तस्वीरें, इंपॉर्टेंट तस्वीरें और जानकारी आपके जहन में हम लाना चाहेंगे। नंबर 1,
धर्मदेव चौहान यानी कि जिस पर राजकुमार चौहान का परिवार आरोप लगा रहा है कि यही मेन मास्टरमाइंड है, वो हिंदू विवाहवानी से जुड़ा रहा है। ये ओपन सीक्रेट है। तमाम मुद्दों पर उसके हिंदू विवाहवानी के कार्यक्रमों में उसका अखबारों में छपा है, कभी प्रदर्शन करना, कभी पुतला फूकना, कभी धरना देना हिंदू विवाहवानी से। योगी आदित्यनाथ के साथ भी तस्वीरें हैं। हालांकि तस्वीरें किसी नेता के साथ किसी की हो सकती हैं, आपको तस्वीरों से बहुत कुछ रीड नहीं करना चाहिए, हम क्लियर कह रहे हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ तस्वीरों की नहीं है, यहाँ बात है बल्लू राय के साथ में धर्मदेव चौहान के रिश्तों की। परिवार ये कह रहा है कि बल्लू राय और धर्मदेव चौहान आपस में बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं और यही वजह है कि इस मामले में बल्लू राय के चलते पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब पुलिस के एक्शन ना लेने की कहानी आप समझिए क्या है। परिवार हतप्रभ है जान करके कि हमने नामजद किया है जिस व्यक्ति को, चौथे नंबर पे धर्मदेव चौहान, आप FIR देखिए, जिसको हमने नामजद किया है उसको पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है। ऐसा कब होता है, ऐसा कहाँ होता है कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो, CM सिटी में हो, गोरखनाथ मंदिर के पड़ोस में हो, उसकी गूंज दिल्ली तक हो, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता मौके पर पहुँचें, प्रदेश के मंत्री मौके पर पहुँचें, परिवार को न्याय का आश्वासन दें और उस मामले में नामजद अभियुक्त जिसके बारे में परिवार कह रहा है कि यही मास्टरमाइंड है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यहीं से कहानी आगे बढ़ने लगती है, यहीं से ट्विस्ट और टर्न आने शुरू होते हैं। अब पुलिस का पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने तत्काल जैसे घटना घटी वैसे ही 2 गिरफ्तारियां की, राज चौहान उर्फ नीरव को और विपिन यादव को तत्काल पकड़ा, आलाए कत्ल के साथ गिरफ्तार किया। ये पुलिस का कहना है कि हमने राज चौहान को पकड़ लिया, हमने विपिन यादव को पकड़ लिया। उसके बाद बड़ी दिलचस्प बात पुलिस बताती है, पुलिस कहती है कि राज चौहान उर्फ नीरव, इनके फ़ोन से रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली। अब इस रिकॉर्डिंग, ये कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के मुताबिक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कॉल रिकॉर्डिंग को जब खंगाला गया तो पता चला दीपक गौड़, लालजी यादव, उनके साथ में कई कॉल्स हैं और घटना की रणनीति है। ये अपने आप में एक बहुत ही हैरानी वाली बात है कि ये अपराधी इतना हाई प्रोफाइल मर्डर करते हैं, जिन आरोपियों की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद भी इनके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग होती है जिसमें सब बयां होता है कि कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसी की जा रही, कैसे क्या की जा रही है। इतना शातिर मर्डर करने वाले अपराधी अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग क्यों रखे हुए थे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब इस सवाल पे इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम चाहेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और इसके पीछे की कहानी को पता करे। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई डाइवर्जन है, कहीं कोई सेटअप तो नहीं है, वरना इतना बड़ा अपराध करने के बाद आरोपी जो किरदार है, जो पकड़ा गया, उसके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सेव रहेगी, ये समझ से परे है। इस पर एक गहन इन्वेस्टिगेशन तो बनता ही है कि कहीं ये कोई सेटअप तो नहीं है। फिर पुलिस कहती है कि दीपक गौड़ के साथ साथ अंकित शेषनाथ यादव उस गांव के रहने वाले हैं, उनके 3 लड़के, इन सब के नाम, इन सब की संलिप्तता की बात करती है। अब पुलिस और बताती है कि साल 2023 में जो मृतक राजकुमार चौहान है, उनके भतीजे नीरज ने शेषनाथ यादव के भतीजे पांडु यादव के ऊपर फायरिंग की थी, यानी कि एक रंजिश का मामला भी इसमें पुलिस दिखाती है। कमर में गोली लगी थी पांडु यादव की, पैरालाइज, और इसके कारण शेषनाथ यादव से भी रंजिश थी। अब इसके बाद, घटना के बाद पुलिस का कहना है कि विपिन यादव, घटना करने वाले विपिन यादव, राज चौहान उर्फ नीरव, ये सब शेषनाथ यादव की डम पर चलाते हैं, यानी कि पूरा एक नेक्सस बन रहा है। शेषनाथ यादव, विपिन यादव, राज चौहान, नीरव, ये पूरा नेक्सस बन रहा है। अब पुलिस कहती है कि दीपक गौड़ के साथ भी 2023 में ऐसी फायरिंग की घटना हुई थी, जहां मृतक के भतीजे नीरज चौहान ने फायरिंग की थी, अभियोग पंजीकृत हुआ था, जेल भेजा गया था, वो भी रंजिश रखता था। यानी कि पुलिस ने पूरी रंजिश की कहानी यहाँ पर बना दी। लालजी यादव दीपक गौड़ का पुराना साथी, व्यापार में पार्टनर भी, इन सब ने षड्यंत्र किया था और पहले 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया, बाद में 6 को पकड़ा गया है, कुल 8 अभियुक्तों को जेल भेजा गया, CCTV कॉल रिकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके आप नतीजे पर कैसे पहुँच सकते हैं, वो भी तब जबकि परिवार कह रहा है कि हमारे जो मारे गए हैं राजकुमार चौहान, उनकी बेटी और पत्नी ये कहीं हमसे इंटरव्यू में बोली कि हमको, ये बात वो कहते थे राजकुमार चौहान कि हमको अगर कोई मार सकता है तो धर्मदेव चौहान ही मार सकता है। ये परिवार कह रहा है, ये परिवार कह रहा है कि उन्होंने पहले से अंदेशा भी जताया था। परिवार कह रहा है राजनीतिक रंजिश भी थी। सवाल ये है कि ये इतनी जल्दी, चलिए CCTV से आपको प्रेजेंस का पता चल गया, कॉल रिकॉर्डिंग से आपको मालूम पड़ गया कि किसने किससे बात की, और बड़ी हैरानी की बात है कि मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग सेव भी थी, उससे आपको जानकारी मिल गई क्या क्या बात की। लेकिन सवाल ये कि क्या इससे कोई केस क्लोज होता है क्या, और वो इतनी जल्दी कैसे क्लोज होता है। सवाल ये भी है कि जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया धर्मदेव चौहान, अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करती
अगर पुलिस उससे पूछताछ करती, जैसे जघन्य आरोपियों से पूछताछ की जाती, तो क्या पता कोई नई कड़ी सामने आती। इसको इतनी जल्दी रूल आउट कैसे कर दिया गया। और दूसरे सवाल ये, पुलिस ये भी बताए कि मर्डर के कितने ऐसे मामले होते हैं जहां वो पहले जांच करती फिर गिरफ्तारी करती है। कितने ऐसे मामले होते हैं पूरे प्रदेश में, आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। मर्डर की एफआईआर के बाद अगर आरोपी फरार नहीं है तो उसे गिरफ्तार करने में कितना टाइम लगता है। धर्मदेव चौहान, जिनको बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है परिवार की ओर से, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मामले की गूंज मैं आपको पहले बता रहा हूं, गोरखपुर से लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंच चुकी है। बल्लू राय का नाम इसमें सामने आया है कि वो बचाने वाले हैं, उनके चलते इस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिला गोरखपुर में एक बार फिर से अपराध और राजनीति, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। गोरखपुर का इतिहास रहा है अपराध और राजनीति के पैरेलल चलने का। तब का जो दौर था और अब का जो दौर है, उसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, कौन किसे बचा रहा है, कौन किसे संरक्षण दे रहा है, ये सब बड़े इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हमारा सवाल ये कि आप शुरुआत में चीज़ों को कैसे खारिज कर सकते हैं और इतनी खारिज करने की जल्दी क्यों है, इतनी जल्दी क्यों है खारिज करने की। क्यों नहीं आप अरेस्ट करके और पूछताछ करके, और अगर आपको लगता सारे अच्छा खासा टाइम देने के बाद, सारे पहलुओं को जांच करने के बाद, परिवार से पूछताछ करने के बाद, पुरानी इंसिडेंट्स की छानबीन करने के बाद, अगर आपको लगता कोई निर्दोष है तो छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सवाल ये है कि आप जो दूसरे मामलों में करते हैं मर्डर की स्थितियों में, और जो इसमें कर रहे हैं, उसमें कितना अंतर है, क्यों ये अंतर है। इतने हाई प्रोफाइल मामले में आखिरकार क्यों आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये सारे सवाल हैं, सुलगते हुए सवाल हैं। और ये सवाल योगी आदित्यनाथ के ओएसडी का नाम आने से और भी ज़्यादा प्रचंड हो उठे हैं। ये घटना इस बात का इशारा कर रही है कि गोरखपुर की राजनीति में एक तूफ़ान है, और वो तूफ़ान गोरखपुर से बड़ा होकर के कोई बड़ी बात नहीं है कि वो लखनऊ तक पहुँचे। और लखनऊ तक पहुँची क्या है, एक बात मैं आपको और बता दूं, अखिलेश यादव ने इस मुद्दा उठा लिया है। अखिलेश यादव ने बाकायदा ये कह दिया है कि उनको ये जो बेटी बोल रही है राजकुमार चौहान की, वो बात सही लग रही है। उन्होंने ही पूछ लिया किसके इशारे बचाया जा रहा है, ये भी सुन लीजिए जरा अखिलेश यादव ने जो कहा। पत्रकार साथी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि उसकी बेटी के आरोप लगता है सच है, और कोई है जिसके दबाव में थाने से छोड़ा गया। सुनने में तहरीर से नाम भी हटा दिया गया जो एफआईआर दर्ज हुई है। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि किसके इशारे पर हो रहा है, क्यों छोड़ दिया गया आरोपी को, वो बेटी जो कह रही है वो सही लगता है। इसका मतलब ये है कि ये मामला बड़ा होने जा रहा है, इसके बड़े राजनीतिक इम्प्लीकेशन होंगे, और जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर भी योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल बनने जा रहा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।